हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे और आईपीएल का पूरा पूरा मज़ा ले रहे होंगे और ले रहे हैं। आई फील कि आप आईपीएल का पूरा पूरा मज़ा ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आईपीएल के चक्कर में फिजिक्स को नहीं भूलना है, ठीक है। आईपीएल तो फिर आएगा अगली साल। क्या कह रहे हो, पेपर भी अगली साल फिर आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर 11। और आज के टॉपिक का बड़ा ही सिंपल मतलब आज के लेक्चर का बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और बेसिकली ये जो लेक्चर है आज का, ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है ना। तो उस तक पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें एक दो कॉन्सेप्ट को समझना है और पोटेंशियल एनर्जी को फिनिश करना है। और उसके बाद और कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा और देन लेक्चर ख़त्म, ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर की बात है ये, है ना, जहाँ हमने टॉर्क और नेट फोर्स की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी डाइपोल पर, ठीक है। तो ये वही है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ही मैं जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूँ। मैं थोरोली पूरी कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा आपको क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करा चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि उस केस में उस टॉर्क पर एक कपल लगता है क्यू ई और वो कपल उस डाइपोल को रोटेट कराता है, मीन्स टॉर्क लगाता है। एंड दैट टॉर्क वॉज पी साइन थीटा, ये होता था। और बच्चों ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या करता था कि अगर हम डाइपोल को थीटा एंगल पर रखेंगे तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क को उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करना चाहता है और क्या ये करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर हम इस डाइपोल को थीटा एंगल पर इस तरह से रख के फ्रीली छोड़ दें तो ये डाइपोल इस टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। तो ये किधर लग रहा है टॉर्क, इधर, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज। कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है और वो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। दूसरी बात ये थी बच्चों कि इसमें ये जो थीटा है, आप देख रहे हैं कि जब ये डाइपोल ऐसे रखा है तो एंगल थीटा है, जब टॉर्क की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा तो थीटा और कुछ हो जाएगा, और नीचे आएगा तो थीटा कुछ और हो जाएगा, और नीचे आएगा तो थीटा कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब थीटा इज़ वेरिएबल। तो थीटा इज़ वेरिएबल, ये थीटा क्या था यहाँ पर, वेरिएबल था, है ना। थीटा वेरिएबल था तो जिस वजह से ये टॉर्क भी कैसा होगा बच्चों, वेरिएबल होगा। सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स कह रहा है कि जब ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो कहने का मतलब डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है वो यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं है, कांस्टेंट टॉर्क नहीं है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये थी बच्चों टॉर्क की कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट बच्चों फिजिक्स में मैं आपको यही चीज़, बस मेरा जो मोटिव है वो यही है कि हाउ टू लिंक कॉन्सेप्ट टू ईच अदर, है ना। क्योंकि फिजिक्स में जिसने ये समझ लिया कि कड़ी से कड़ी मतलब वो जो चेन बनती है कॉन्सेप्ट की कि इस कॉन्सेप्ट से ये लिंक है, इससे ये लिंक है, वो चीज़ अगर हमारे समझ में आ गई तो फिजिक्स बहुत सिंपल है ना। तो अब बच्चों ये जो मैंने आपको समझाया है इसका कुछ ना कुछ लिंक है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ उससे। तो बच्चों कौन टॉपिक है आपका कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब, ठीक है बच्चों, समझना है इस बात को, बहुत सिंपल बात है। और सपोज कीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ था। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये डाइपोल इस पोजीशन से, पैरेलल पोजीशन से और यहाँ से चले और थीटा एंगल पर इस तरह से रोटेट हो जाए, है ना, क्या
कि ये डायपोल पैरेलल पोजीशन में था, इस पोजीशन में था ऐसे, और इस पोजीशन से अपने आप यहां से और इस पोजीशन में आ गया। इज इट पॉसिबल? तो आप क्या जवाब देंगे कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर डायपोल अगर यहां से थीटा एंगल पर इधर पहुंचा भी, सपोज अगर यहां से थीटा एंगल पर पहुंचा भी, तो अभी अभी हमें क्या कॉन्सेप्ट मिली है कि अगर कोई डायपोल थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाता है और वो टॉर्क वापस उसे क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देगा। तो कहने का मतलब अगर ये डायपोल, सपोज अगर ये डायपोल यहाँ से अगर इधर चलना भी चाहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे चलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इधर चलना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहे, तुरंत वापस लौटो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगा देगा, टॉर्क लगा देगा, है ना, और वापस उसे क्या कर देगा, पैरेलल। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डायपोल इस पोजीशन से और इस पोजीशन में पहुंचे। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ? मतलब ये बात कुछ इस तरह की होगी बच्चों कि ये मार्कर है और ये यहाँ रखा हुआ है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये मार्कर यहाँ से यहाँ क्या अपने आप आ सकता है, तो ओबियस ही बात है, आप क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ आया है, तो कैसे आया होगा? तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको यहाँ से यहाँ लेके आया है। समझ रहे हैं आप? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डायपोल आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन में मिलता है, तो जैसे लाइक दिस, जैसे आपने इससे एक आइडिया लगाया कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में अपने आप नहीं आ सकता, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको लेकर आया है, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी तो वही बात कहेंगे कि ये डायपोल इस पोजीशन से इस पोजीशन में खुद से नहीं आ सकता, डेफिनेटली उसे कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आया है। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां से इस मार्कर को मैं ऊपर लेके जा रहा था, तो किसने वर्क किया? मैंने वर्क किया। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक डायपोल को ले जाने के लिए कौन वर्क करेगा? कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। तो वही पूछ रहा है कि उस एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तो हमें वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ बच्चों, टू दी पॉइंट। मैं बस आपको, मैं भागना नहीं चाहता, मैं भगाना नहीं चाहता कि बस मैं ये मोटो बना के नहीं आता कि मेरे को बस अपना घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट पूरे करने हैं, बक 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 करती है और अपना लेक्चर पूरा करना है। नहीं नहीं, मैं भले ही आपको 1 या 2 टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन मैं ये सोच के आता हूँ कि मैं आपको, आप वो ये समझें कि ये है क्या चीज़। ठीक है ना? तो और एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये टॉर्क कैसा है? वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे हमने फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू Fs कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे, ये बात भी कई बार आ चुकी है कि अगर Fs कॉस थीटा यूज करना है तो ये तभी यूज होगा जब फोर्स आपका कैसा हो बच्चों? कांस्टेंट। फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। ठीक है, और अगर दिस फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल है तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एस, और यहाँ पर लिमिट्स 1 to 2, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, दोनों फार्मूला में डिफरेंस है। ये फार्मूला आपका तब यूज होगा जब फोर्स कांस्टेंट है, ये फार्मूला आपका तब यूज होता है जब आपका फोर्स वेरिएबल होता है। सिमिलरली अब यहाँ इस सिचुएशन में बच्चों, अब आप समझें, कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों। अगर हमें कॉन्सेप्ट आती है तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ टफ नहीं है। और अगर हमने ऊपर ही चीज़ें, ऊपर वाली लेयर पर चीज़ें पढ़ रखी हैं तो फिर मुश्किल है ना? तो ये बच्चों डायपोल है, और सपोज कीजिए कि ये डायपोल θ1 एंगल पर रखा हुआ है, और इस डायपोल को मुझे θ1 एंगल से θ2 एंगल तक ले जाना है। ठीक है, तो
सोचो, जब थीटा 1 एंगल पर रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लाना चाह रहा होगा, इधर, है ना, लेकिन हम ले जाना चाह रहे हैं उसके अपोजिट, तो हमें उसके अपोजिट क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क, है ना। जैसे फोर्स के अगेंस्ट फोर्स, टॉर्क के अगेंस्ट टॉर्क, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टॉर्क लगा रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, दिस इज द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, EL मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है। और हमें इसके अगेंस्ट इधर टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे टॉ एक्सटर्नल, समझ गए होगे आप, ठीक है ना। तो हमें इधर टॉर्क लगाना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि वो डायपोल इस पोजीशन से इस पोजीशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जाए। तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो तभी जाएगा जब उस पर नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होगा तो उसमें कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा, कोई एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो उसमें कोई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, कोई एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तो कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब टॉ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू टॉ इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। पहली बात तो ये क्लियर हो, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, लेकिन इतना सोचते नहीं है, बस आया लिया P साइन थीटा कर दिया इंटीग्रेट, हम भी खुश तुम भी खुश, ठीक है ना, लेकिन उससे काम नहीं चलता बच्चों। तो ये हो गया आपका टॉ एक्सटर्नल इक्वल टू P साइन थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था थीटा इज वेरिएबल, है ना, जब घूमेगा तो थीटा तो अपने आप चेंज होगा, थीटा वेरिएबल है तो टॉ तो वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है ये भी क्या होना है, वेरिएबल, ठीक है। जब एक्सटर्नल टॉर्क वेरिएबल है तो हमें वर्क डन निकालना है बच्चों वेरिएबल टॉर्क का। तो एनालॉगी कोई एनालॉजी बोलता है, तो कहने का मतलब जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन है ये, तो बच्चों टॉर्क का जो वर्क डन होता है बस फोर्स की जगह आपको क्या लिखना है, टॉ, और ये वहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है बच्चों, है ना भाई। वहाँ फोर्स है, वहाँ फोर्स वर्क कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशनल मोशन में टॉर्क वर्क करता है, ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, बस इतना सा फर्क है। अब अगर टॉ डी थीटा है, सॉरी टॉ थीटा है तो एफ एस कॉस थीटा की तरह हो गया। कहने का मतलब जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, और अगर टॉर्क वेरिएबल है तो बच्चों डब्लू हो जाता है आपका टॉ डी थीटा, है ना, टॉट डी थीटा और थीटा 1 टू थीटा 2, बोलिए, ठीक है ना। अब साहब तो कहने का मतलब यहाँ पर वेरिएबल टॉर्क है और मेरे को एक्सटर्नल टॉर्क का क्या निकालना है, वर्क डन। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो मैं कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन तक ले गया हूँ बच्चों, थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक, और टॉर्क कितना लग रहा है एक्सटर्नल, PE साइन थीटा और डी थीटा, क्लियर है ना। अगर आप डॉट भी करते हैं, मान लो टॉ डॉट डी थीटा, ये करते हैं आप टॉ डॉट डी थीटा, तो टॉ डी थीटा और कॉस थीटा, तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है और एक्सटर्नल टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए आप, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वही आ जाएगा आपका टॉ डी थीटा, ठीक है। अब PE आपका कांस्टेंट हो गया बच्चों, तो ये बाहर आ जाएगा PE और इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, और ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। अब साहब ये हो जाएगा बच्चों आपका PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स हो गई साहब आपकी थीटा 1 टू थीटा 2, क्लियर। अब साहब अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपका हो गया होगा। तो अब बस लिमिट्स पुट करनी है यहाँ पर बच्चों, तो लिमिट्स पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साहब PE माइनस कॉस, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो थीटा की जगह थीटा 2 रखेंगे, कॉस थीटा 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा 1,
तो ये आ गया बच्चों वर्क डन बाई एक्सटर्नल टॉर्क आ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल टॉर्क। तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन है बच्चों आपका। कहने का मतलब अगर हमें डायपोल को जो कि थीटा 1 पोजीशन पर रखा हुआ था, थीटा 1 पोजीशन से अगर हमें थीटा 2 पोजीशन तक उसको रोटेट करना है तो हमें इतना वर्क करना होगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि ये वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं रफ कर सकता हूँ, तो ये चलो मैं इसको रफ करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझानी है वो इतने हिस्से में आ जानी चाहिए। अब साहब ये बच्चों जनरल फार्मूला है ना, ये आपका एक जनरल फार्मूला है। कहने का मतलब अब मैं इसमें एक स्पेशल केस लगाऊं कि सपोज डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के इनिशियली पैरेलल था माइनस क्यू और ये साहब आपका प्लस क्यू, मतलब थीटा 1 इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन क्या हो गई उसकी 0 हो गई। ठीक है ना, और उसको इस पोजीशन से मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू कहने का मतलब थीटा एंगल पर रोटेट किया, तो थीटा क्या हो गया, थीटा 2 क्या हो गया बच्चों, थीटा। हाँ या ना, क्लियर बात समझ रहे हैं। यहाँ मैंने जनरल केस लिया था कि किसी भी एंगल पर रखा है वो थीटा 1 पर और उस थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर ले जा रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला आ गया। अब मैं उसमें एक स्पेशल केस लगा रहा हूँ कि अगर डायपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और उसको उस पैरेलल पोजीशन से थीटा एंगल पर रोटेट करना हो तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूला हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पर थीटा 1 क्या हो गया बच्चों, 0, तो थीटा 1 की जगह 0 रख देंगे, तो उस केस में W आ जाएगा बच्चों पी ई कॉस 0 और माइनस थीटा 2 क्या हो गया बच्चों, थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो W आ गया बच्चों पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना वर्क डन करना होगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता हो, तो ये बच्चों तब है, ये फॉर्मूला तब है जब डायपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। लेकिन मान लीजिए अगर सवाल में उसने ये कह दिया कि एक डायपोल 30 डिग्री पर रखा हुआ था, उसको 30 डिग्री से 90 डिग्री पर ले जाना है या 120 डिग्री पर ले जाना है, तो बताइए कितना वर्क डन। अब आप क्या कहोगे, यार यहाँ तो 2 एंगल हो गए, अब कैसे पता करें, समझ रहे हो ना। हालांकि इससे भी हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इससे कैसे होगा, मान लीजिए जैसे वो कह रहा है कि 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री से 120 पर है, तो फिर इस फॉर्मूले से पहले 0 से 30 का निकालो वर्क, फिर 0 से 120 का निकालो और 120 वाले में से 30 वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तब आएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई। और यहाँ अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है तो इनिशियल एंगल हो गया 30, फाइनल एंगल हो गया 120, दोनों को एंगल को डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये तभी लगेगा जब इनिशियली डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करता है, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। अब साहब अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्क डन हो गया, बस पोटेंशियल एनर्जी पर आ गए हम, जिस पर हमें आना था। ठीक है। अरे बहुत आसान होती है बच्चों, फिजिक्स बहुत आसान होती है ना, बेकार का फोबिया बना रखा है इसका। अब देखिए साहब बच्चों, आपको पता होगा, देखिए अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लग रहा था ऐसे और एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा था उसके अपोजिट, क्या ठीक है, और एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क आ रहा है W एक्सटर्नल। तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल टॉर्क अगर इतना वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही करेगा, लेकिन नेगेटिव में करेगा वर्क, अपोजिट हो गए ना दोनों। भाई एक फोर्स ऐसे लग रहा है और हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो उसके अपोजिट जो इधर फोर्स लग रहा होगा उतना ही वो कैसा वर्क कर रहा होगा, उतना ही लेकिन नेगेटिव, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपने पढ़ा होगा कि W एक्सटर्नल इक्वल टू होता है माइनस ऑफ WC, हाँ या ना। ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है
एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टॉर्क के वर्क डन के जस्ट अपोजिट होता है ना। तो कहने का मतलब अगर यहीं पर वो आपसे ये पूछे कि ये तो एक्सटर्नल टॉर्क हो गया, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क हो गया, अगर वो यहीं पर आपसे ये पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क ने कितना वर्क किया, तो नथिंग टू वरी, क्या करना है आपको, W इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है, ठीक है। तो W इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, PE, बस इसमें क्या कर देना है, माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो बच्चों W इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने एक्सटर्नल का निकाला है ये, तो ये हो जाएगा आपका PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा था, ये उसका वर्क डन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया वर्क डन बाई W इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब साहब, अब बच्चों हमको करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये रफ कर देता हूं मैं अब, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका। अब तो बच्चों मसला क्या है कि ये साहब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है ना, ये डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और सपोज ये डाइपोल रखा हुआ है आपका थीटा एंगल पर, तो ये प्लस Q और ये साहब आपका माइनस Q। तो वो पूछना चाह रहा है कि अगर कोई डाइपोल इस पोजीशन में रखा हुआ है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि अगर कोई डाइपोल थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वाकई उसमें एनर्जी स्टोर होगी, नहीं खाली उसके कहने से थोड़ी मान लेते हैं भी कि उसने कह दिया तो कि हाँ भाई होती होगी। अब हमको भी तो खुद से ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा सब कुछ दिमाग ये कहना चाहिए ना कि हाँ यार पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है ना। तो पहले मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करवाता हूँ आपसे, ठीक है। तो देखिएगा भाई ये डाइपोल नेचुरली कौन सी पोजीशन में रहेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अभी बताया मैंने कि अगर डाइपोल ऐसे वैसे अगर पटक दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाता है और डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होना पड़ता है, पैरेलल, ठीक है। तो ये डाइपोल ऐसे रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन वो डाइपोल इस पोजीशन में रखा हुआ है, मतलब इस पोजीशन में अपने आप तो नहीं आया होगा, अभी यही बात हुई है। इस पोजीशन में पैरेलल पोजीशन से, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन में वो खुद से तो नहीं आया होगा, इट मीन्स उसको कोई न कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आया है ना। तो अगर ये मार्कर यहाँ पर है और इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, हाँ या ना भाई, हाइट इंक्रीज हो गई ना उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे थोड़ी इंक्रीज हो गई, मैंने एक्सटर्नल वर्क किया है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, या यूँ कहिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक वैसे ही ये डाइपोल यहाँ से यहाँ अपने आप नहीं आया है, इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आया। इट मीन्स जितना उस एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया उतना वर्क उस डाइपोल में
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया बच्चों, स्टोर हो गया। हाँ या ना, क्लियर है। अब साहब बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती थी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता था माइनस डब्ल्यू सी, होती थी। और डब्ल्यू सी बच्चों हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है उसका वर्क डन हमारे पास है भाई। ये होता था वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टॉर्क, है ना। तो डब्ल्यू सी हमारे पास है, तो बच्चों डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, है ना, और पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब साहब, अब क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका u2 माइनस u1 इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है बच्चों। और आपको जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 का जो सबसे पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन है, और इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट वर्क और एनर्जी का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, मतलब सब कुछ मैंने उसमें बताया है आपको। तो मैंने उसमें आपको एक फ्रेज बताया था, है ना, कि अगर कहीं वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी में चेंज होगा, और एनर्जी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वर्क हो रहा होगा। तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी पर जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जनरली हम 2 पॉइंट्स के 2 पोजीशंस की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता करनी होती है तो हमें एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना होता है, और रेफरेंस पॉइंट पर हमको एक एनर्जी एज्यूम करनी होती है। जैसे जनरली हम रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पर मानते हैं, और हम मानते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हमको 2 पोजीशंस हैं थीटा 1 और थीटा 2, उन दोनों पोजीशंस की एनर्जीज़ का डिफरेंस तो पता है, लेकिन हम पता करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर अगर डायपोल है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए हमें एक पोजीशन को बच्चों क्या मानना होता है, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट आपको मैंने ये भी बताया था, रेफरेंस पॉइंट जनरली हम इनिशियल पोजीशन को मानते हैं। जैसे इनिशियली हम कहाँ से लाते हैं, कोई भी चार्ज या कोई भी बॉडी है, इनिशियली कहाँ से लाते हैं उसे, इन्फिनिटी से, है ना। तो इसको हम मानते हैं 2 को यू थीटा माइनस जो इनिशियल पोजीशन है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं यहाँ पर 90, एज्यूम करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हम वहाँ इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वैसे ही हम यहाँ इस केस में हम 90 डिग्री, मतलब डायपोल जब 90 डिग्री पर ऐसे रखा होगा तो हम उसको मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, और हम ये मान के चलते हैं कि उस पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो U90 हमने मान ली, ठीक है, और माइनस पी ई, ठीक है, थीटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस थीटा 1 पोजीशन क्या मानी है हमने, 90, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, और U90 इनिशियल हमें क्या माननी है, रेफरेंस 0 माननी है, तो U90 हमने मान ली 0, तो U थीटा इक्वल टू हो जाएगी बच्चों माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, क्लियर। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये निकली कि अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब साहब P एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, और कॉस थीटा तो हमने पढ़ा है कि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है A डॉट बी के, होता है। तो कहने का मतलब पी ई कॉस थीटा को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो कहने का मतलब दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, क्लियर है बच्चों। अब साहब तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई। अब बच्चों इसके कुछ
केसेस समझते हैं अच्छे अच्छे, और कई बार बोर्ड्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस पर रिपीटेडली, है ना। तो स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज, तो स्पेशल केसेज क्या है बच्चों? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अच्छा, अभी एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है हमारा u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, तो इसमें ये जो थीटा है ये है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस के बीच एंगल होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ठीक है। तो केस फर्स्ट है बच्चों हमारा कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब कि जो P है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब दैट इज P एंड E आर पैरेलल, P एंड E आर पैरेलल। तो अगर ये P है तो ये आपका E है, क्लियर। इस तरह की पोजीशन है, मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है कि ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू। तो जो डायपोल मूवमेंट होता है बच्चों आप जानते हैं वो होता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। देख लीजिए, कहने का मतलब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है बच्चों। अब साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? U इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको, इसमें है माइनस, है ना, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो एक बार को माइनस को इग्नोर करो, तो पी ई कॉस जीरो, थीटा की जगह जीरो रखेंगे हम, ठीक है ना। तो कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों +1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू +1 होती है और वो मैक्सिमम होती है, आपको पता होगा कॉस की वैल्यू +1 मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब जब यहाँ u किस पर डिपेंड कर रहा है? u डिपेंड कर रहा है कॉस पर, ठीक है। तो यहाँ जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो u की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ, नहीं, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। जब ये मैंने माइनस को इग्नोर किया है, समझना, छोड़ा नहीं है मैंने, फॉर ए मूवमेंट उसको क्या किया है? इग्नोर, कि मान के चलो कोई माइनस है ही नहीं, है ना। तो अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये कॉस की वैल्यू जीरो पर मैक्सिमम होती, तो यहाँ u मैक्सिमम होती, ठीक है। और बच्चों अगर हम किसी मैक्सिमम के आगे माइनस लगा दें तो वो मिनिमम हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये मैक्सिमम आती और माइनस हो जाता तो वही मैक्सिमम क्या बन जाता? मिनिमम। तो कहने का मतलब बच्चों इस पोजीशन में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, और कितनी होगी? -PE, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, जो पेपर में आपसे बोर्ड के पेपर में जो अक्सर एक क्वेश्चन आया है वो किस तरह से आया है कि अगर इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन डायपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम, है, या देन डायपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन दे दिया आपको। सपोज कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब स्टेबल में, अनस्टेबल में, कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो एनर्जी के टर्म्स में होता था और एक फोर्स या टॉर्क के टर्म में होता था। तो अगर मैं इस डायपोल को यहाँ से थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कर दूँ ऐसे, तो जाहिर सी बात है आपने इधर डिस्प्लेस किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? उसे वापस पैरेलल कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टॉर्क लगाएगा और उसे वापस वहीं ले आएगा जहाँ से आप उसे ले गए थे। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस करने के बाद वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौटती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तो टॉर्क के टर्म्स में हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था एनर्जी के टर्म्स में कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों ये जो डायपोल है इस वक्त कौन से इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है बच्चों।
अब साहब केस सेकंड, केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या है बच्चों कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कहने का मतलब अगर ये P है डाइपोल का और ये आपका क्या है E है, मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो सपोज ये आपका सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये माइनस क्यू और ये सब आपका प्लस क्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये हो गया सब आपका डाइपोल P, तो डाइपोल है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर, क्लियर। तो थीटा 180 हो गया। तो U इक्वल टू, अगेन माइनस को इग्नोर मारो, ठीक है, माइनस को इग्नोर मारा हमने, तो PE कॉस 180 है ना। और बच्चों कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और वो क्या होती है बच्चों, मिनिमम, क्या होती है, मिनिमम। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर ये कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी, और मिनिमम अगर पॉजिटिव बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। तो कहने का मतलब अब यहाँ माइनस लगा देंगे तो कॉस 180 की वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कहने का मतलब इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है बच्चों, पॉजिटिव, और वो कितनी होगी, मैक्सिमम, कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब साहब जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की, किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो पोजीशन हो जाएगी बच्चों हमारी कौन सी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। अब साहब अब नेक्स्ट जो बात है आपकी वो ये है कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने ड्राइव कर ही लिया है ना। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और वर्क डन के लिए फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो अब एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपको, ये मतलब पता होना चाहिए कि इस काम को हम ऐसे भी, उससे क्या होता है, एक तो हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज पता चलता है कि अच्छा उस कॉन्सेप्ट से हम ऐसे भी कर सकते थे, अरे यार इतना तो हमने सोचा ही नहीं, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट की यूजफुलनेस बढ़ती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है ना, कि हम इस तरह से भी, इस एंगल से भी एक थॉट बना सकते थे, है ना। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात होती तो मैं बताता भी नहीं आपको, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये सब आपका प्लस क्यू, और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस बच्चों आप जानते हैं 12 होती है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच। अब बच्चों सपोज करो ये पॉइंट आपका A जहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और ये है आपका B जहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ चलें तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों की डिस्टेंस में ये डिफरेंस है ना। कहने का मतलब A से जब हम B चलना है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल है B1, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल है B1 तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, B2, क्लियर। तो इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, U1 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती थी QB, आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी QB, तो Q और V1, ठीक है साहब। और इस चार्ज की पोटेंशियल है माइनस क्यू की हो जाएगी U2 इक्वल टू माइनस QV1, ये B2 सॉरी, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सब डाइपोल की, U इज इक्वल टू माइनस QV1 प्लस QV2, क्लियर। अब साहब U इक्वल टू माइनस Q और ये हो जाएगा आपका साहब Q, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, क्यों, V2 माइनस V1, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं V2 माइनस V1, है ना। तो माइनस Q और V1 माइनस
V2 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब साहब हमें क्या चाहिए, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा हो या हमें पता करना हो तो क्या था, कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म। तो E इज इक्वल टू होता था बच्चों डेल्टा V अपॉन डी, है ना। वेयर D इज धोखा, याद आया, वेयर D इज धोखा, कहने का मतलब D कौन सी डिस्टेंस थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, कहने का मतलब दिस इज D, ये D है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल A से B के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मेरे को D निकालनी है और ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब cos थीटा इक्वल टू बेस हो गया D और अपॉन हाइपोटेनियस 2L, तो D आ जाएगा बच्चों 2L cos थीटा, ठीक है साहब, है ना। और बच्चों यहाँ से इस D की वैल्यू रखूँगा मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मेरा V1 माइनस V2 आ जाएगा आपका E इंटू डी, तो E इंटू डी की वैल्यू रख दूंगा तो 2L cos थीटा, बस हो गया काम। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू रख दो बच्चों, तो U इक्वल टू आ गया माइनस Q और V1 माइनस V2 की वैल्यू रख दूंगा मैं, तो E इंटू 2L cos थीटा, ठीक है बच्चों। Q इंटू 2L बच्चों होता है P, तो माइनस P E cos थीटा, लो जी ये हो गई साहब आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है, आप इसे करें ना करें इट डजेंट मैटर, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया है ताकि आपको ये, मैं इस डेरिवेशन को एक और मेथड है, इस डेरिवेशन के लिए एक और मेथड है। देखिए 2-3 मेथड हो गई। एक मेथड जो अभी हमने बर्गडन वाली थी, मतलब जो बेसिक डेफिनेशन से, तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस WC होता है, उससे तो कर ही लिया हमने। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, एक और मेथड है, मैं कराऊंगा नहीं लेकिन एक और मेथड है। बस ये कहना चाहता हूँ कि थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, मतलब ये सोचिएगा कि हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में कितने डिफरेंट एंगल से कितनी डिफरेंट थॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स अपने आप में एक ऐसा ही सब्जेक्ट है ना बच्चों। जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसी लेवल की क्रिएटिविटी मांगते हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके सामने हर बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक नया क्वेश्चन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया उसने, तो उस तरह के क्वेश्चन से आप जब भी ईजिली हैंडल कर सकते हो कि जब आप इतनी क्रिएटिविटी पैदा कर लो कि इस चीज़ को ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक ये तरीका था बच्चों जो हमने ईजिली ये ड्राइव कर लिया। आप इसे चाहें तो कर सकते हैं, बाकी दिमाग पर जोर ना डालें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करना ज़रूरी है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला आप ड्राइव करने के लिए अगर आता भी है बोर्ड में, तो वैसा कुछ नहीं बोलेगा कि ऐसे कीजिए आप ऐसे कीजिए, वो सिंपली आपसे कहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, ठीक है। अब साहब तो टॉपिक जो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वो ख़त्म हुआ। अब बच्चों कुछ 1-2 छोटे आनंददायी क्वेश्चन करते हैं, इजी, कोई बहुत वैसे नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट भी यूज होगी हमारी और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन है ये कि साहब एक डायपोल है आपका ये, ठीक है, और एक डायपोल है आपका ये, क्लियर, -Q +Q, -Q +Q, और इन दोनों के बीच ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है x। वो कितनी है बच्चों, x, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों डायपोल्स के बीच कितना फोर्स लगेगा, इन दोनों डायपोल्स के बीच कितना फोर्स लगेगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, ठीक है। तो दोनों सिमिलर डायपोल हैं, तो इसका भी डायपोल मोमेंट P है और इसका भी डायपोल मोमेंट P ही होगा, नहीं। अब साहब कैसे पता करें, अब आप सोच रहे हो यार डायपोल के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जैसे चार्जेस के लिए फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन r², 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², तो डायपोल के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डायपोल मान लो 1 और ये डायपोल मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखिए बच्चों ये फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता था, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज डायपोल्स, ठीक है ना। तो दोनों ही काम कर रहे हैं हम, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों
ये जो डायपोल है ये इसकी एक्सिस हो गई और ये हो गई साहब इसकी इक्वेटोरियल लाइन। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, ये इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, इसका डायपोल मूवमेंट किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहने का मतलब अपवर्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव अपवर्ड। और इक्वेटोरियल बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं हर बार आपको यही चीज़ बस इम्फेसाइज करता हूँ, एक एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, है ना। तो इसका अपवर्ड है और आपको ध्यान होगा इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल का, वो डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होता है नहीं होता। तो कहने का मतलब 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ 2 पर, वो इस डायरेक्शन में होगा जस्ट अपोजिट। ये हो गया आपका E1 हो गया। अब साहब E1 क्या हो जाएगा बच्चों, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यू, डिस्टेंस x है ना वो, तो एक्स क्यू। ये हो गया इस डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, डायपोल 2। तो वही तो बात हो गई कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U2, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, 2 की, तो U2 P इंटू E, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, 1 के, तो E1 और cos थीटा, है ना भैया, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट। तो इसका डायपोल मूवमेंट किधर होगा बच्चों, अपवर्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, होगा नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड, दोनों में एंगल कितना हो गया 180, तो PE माइनस PE तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस है ना ये, तो PE1 और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा बच्चों PE1, ठीक है। E1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा U2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P और E1 बना P एक्स क्यूब और इनटू आपका P, तो U2 आ गई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इतना कर सकता है कि इसको P1 मान लेता है, इसको अलग अलग डायपोल मान लेता, तो ये हो जाता है आपका P स्क्वायर होके P1 इंटू P2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये हो गई सब पोटेंशियल एनर्जी। अब लेकिन उसने पूछा क्या है बच्चों, फोर्स, उसने पूछा क्या है, फोर्स। तो फोर्स सिंपल है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में और फोर्स में रिलेशन होता है, आपको पता होगा 11th में शायद पढ़ा हो, F इक्वल टू होता है बच्चों -du/dr या dx, ठीक है। बस कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी को x के रेस्पेक्ट में विद नेगेटिव साइन x के रेस्पेक्ट में आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो F इक्वल टू -d/dx और u उठाइए वहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P स्क्वेयर और अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया साहब, क्लियर। अब साहब डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका P स्क्वेयर माइनस P स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका d/dx और x की पावर -3, इस x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो P स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3x की पावर -4, है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया डिफरेंशिएशन के लिए, d/dx x टू दी पावर n इक्वल टू n x टू दी पावर n-1, ठीक है। तो n है हमारी -3, तो -3x -3 -1 -4, ठीक है। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3p स्क्वेयर और अपॉन में x की पावर 4, बच्चों ये आ गया फोर्स, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल था कि पहले पोटेंशियल एनर्जी पता की, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था -PE cos थीटा, और उस पोटेंशियल एनर्जी पता करने के बाद उसको हमने x के रेस्पेक्ट में विद नेगेटिव साइन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फोर्स पता चल गया हमें दोनों डायपोल्स के बीच का। ये डायरेक्ट नीट वगैरह में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब साहब सेम क्वेश्चन है, बस ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा आपका कि अब मान लो वो दोनों डायपोल को इस तरह से रख दे पैरेलल, ठीक है ना, इस तरह से रख दे, कैसे, पैरेलल रख दे, तो सेम क्वेश्चन आपसे वही कहेगा कि भाई कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, या जैसे सपोज कीजिए ये एक डायपोल है -q,
ठीक है, और एक ये प्लस क्यू, और दूसरा डायपोल है आपका ये माइनस क्यू, और ये आपका प्लस क्यू। ठीक है, दोनों सेम डायपोल हैं दोनों सेम डायपोल हैं। तो ये P और ये P, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं 1 और इसको मान लेता हूँ मैं 2 डायपोल को, और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये है सपोज R। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है उसका कि कितना फोर्स लगेगा। तो सेम थिंग, पहले पोटेंशियल एनर्जी पता करो। तो देखो इसका डायपोल मूवमेंट हो गया सब ये P, ठीक है, और ये डायपोल इस डायपोल 1 की एक्सिस पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है साहब, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कौन, डायपोल 2। तो डायपोल 2 की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 इक्वल टू P माइनस P E1 कॉस थीटा। एक्सिस पर हमें पता है कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के पैरेलल होता है। तो E1 की डायरेक्शन ये होगी, समझ रहे हैं, E1 की डायरेक्शन ये होगी, क्लियर। E1 की डायरेक्शन आपकी ये होगी, ठीक है, E1 की डायरेक्शन ये होगी, कहने का मतलब ये P2 की डायरेक्शन है, तो दोनों पैरेलल हो गए, मतलब दोनों में एंगल 0 हो गया, थीटा 0 हो गया। तो U2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस P E1 की वैल्यू रख देंगे, तो U2 आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में, और E1 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2P स्क्वेयर अपॉन R क्यूब। ये आ गया था बच्चों हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब फोर्स की बात हो रही है, तो इस फोर्स के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू माइनस DU ओवर DR। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो F इक्वल टू माइनस D ओवर DR 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P स्क्वेयर अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो 2P स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2P स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा -3 R टू द पावर -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 6P स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4, इतना फोर्स लगेगा साहब बच्चों इनमें। ठीक है, अब साहब तो मैं समझता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी वाला मसला और पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, वर्क डन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।